प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश के गुण: प्रकाश सरल यानी कि सीधी रेखाओं में गमन करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रकाश का परावर्तन: उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम: आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। आप ये देख सकते हैं। I = R। प्रतिबिंब: प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से कम 2 परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित होती हैं या प्रतिच्छेदित प्रतीत होती हैं, यानी एक दूसरे को काटती हैं। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब देख लेते हैं। यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ठीक है। आभासी प्रतिबिंब यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित प्रतीत होती हैं, यानी वास्तव में होती नहीं है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। समतल द्वारा दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है जितने वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तन: इसमें वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां प्रतीत होता है। गोलीय दर्पण: गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। गोलीय दर्पण जिस परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है वह अवतल दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है उत्तल दर्पण कहलाता है। एक्चुअली ये गोले के भाग होते हैं, इसलिए इनको गोलीय दर्पण कहते हैं। खोखले गोले के भाग: गोलीय दर्पण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द हैं, यानी कि मेन टर्म्स हैं, वो देख लेते हैं। इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। ध्रुव: गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव को प्राय P अक्षर से निरूपित करते हैं। मुख्य अक्ष: गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है। वक्रता केंद्र: गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे अक्सर C से निरूपित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या: गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे अक्सर R से निरूपित किया जाता है। द्वारक: गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ तल की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसे Mn से दर्शाया जाता है। मुख्य फोकस: मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती हैं या परावर्तित होकर मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती महसूस होती हैं, वह बिंदु गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे अक्सर F द्वारा निरूपित करते हैं। छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगनी होती है। हम इस संबंध को R = 2F द्वारा व्यक्त करते हैं। अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम हैं। अगर आप नियम याद कर लेंगे तो आप आराम से किरण आरेख बना सकेंगे और प्रतिबिंब की स्थिति को आप प्राप्त कर सकेंगे। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी। आप देख सकते हैं F से गुजर रही है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेंगी, यानी उसका उल्टा हो गया। अगर फोकस से जाएंगी तो समांतर निकलेंगी, समांतर आएंगी तो फोकस से निकल लेंगी। 3 है अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाती हैं। 4 है अवतल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती हैं। आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष के समान कोण बनाती हैं, यानी I = R। अवतल दर्पण तथा बिंब की विभिन्न स्थिति के लिए बने प्रतिबिंब। बिंब की स्थिति क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति। आप देख सकते हैं यदि अनंत पर है
बिंब। तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस एफ पर और बिंदु साइज का। बिंब का मतलब वस्तु से यहाँ। प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। सभी केसों में वास्तविक तथा उल्टा है। यदि सी से परे है तो एफ और सी के बीच बनेगा प्रतिबिंब छोटा होगा और वास्तविक तथा उल्टा होगा। अगर सी पर बनेगा तो प्रतिबिंब की स्थिति भी सी होगी और समान साइज का होगा, वास्तविक तथा उल्टा सभी में है। सी तथा एफ के बीच में है तो प्रतिबिंब की स्थिति सी से परे होगी, प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा, वास्तविक तथा उल्टा। यदि एफ पर है तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। जब अनंत पर था तो एफ पर बना, अब एफ पर है तो अनंत पर। अत्यधिक बड़ा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा। पी तथा एफ के बीच में है तो दर्पण के पीछे बनेगा, विवर्धित बड़ा बनेगा, अत्यधिक बड़ा बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा। तो आप ये देख सकते हैं स्थितियां। देखो अनंत पर है तो फोकस पर बन रहा है, सी से परे है तो कहाँ बन रहा है, ठीक है, एफ और सी के बीच में। सी पर है तो सी पर ही बन रहा है। सी तथा एफ के बीच में अगर बिंब है तो कहाँ बनेगा, सी से परे बनेगा। और अगर एफ पे है तो अनंत पर बनेगा। पी और एफ के बीच में है, इसी स्थिति में अलग है तो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और थोड़ा बड़ा बनेगा। आप देख सकते हैं इसी स्थिति में आभासी है, बाकी सभी स्थितियों में वास्तविक और उल्टा है। अवतल दर्पण के उपयोग, 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें आ जाता कई बार। सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों की हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यानी आप सिंपल कर सकते हैं कि टॉर्च और सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट में इसका प्रयोग होता है। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। ये जो लास्ट वाली स्थिति है इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो इसी को यूज़ करते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग डॉक्टर। और इन्हें प्राय चेहरे को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब उत्तल दर्पण देख लेते हैं, जिसकी उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं। यानी मुख्य अक्ष आती हुई प्रतीत हो रही हैं, वहाँ से ये फैल रही हैं। उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर ही निकलेंगी। 3 है। थर्ड है, उत्तल दर्पण के वक्ता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाती हैं। 4th है, उत्तल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती हैं। आपतित तथा परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष में समान कोण बनाती हैं। आप देख सकते हैं उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और आपेक्षिक प्रकार। यानी बिंब वस्तु अगर अनंत पर है तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब का आकार होगा अत्यधिक छोटा, बिंदु के आकार का, आभासी तथा सीधा होगा प्रकृति। अगर बिंब की स्थिति अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच में है तो प्रतिबिंब बनेगा P तथा F के बीच दर्पण के पीछे बनेगा। यानी फोकस से थोड़ा सा पहले बन जाएगा, छोटा बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा। आप ये देख सकते हैं। उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों में किया जाता है जिनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं। उत्तल दर्पणों को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि सदैव सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं और ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं, क्योंकि सीधा प्रतिबिंब है और काफ़ी बड़ा एरिया का छोटे जगह में बनाते हैं। दुकानों में इसका इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के रूप में किया जाता है। गोले दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, ये चिन्ह आपको याद करने बड़े ही जरूरी हैं। बिंब हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर आपतित होता है। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। मूल बिंदु के दाईं ओर +x इस मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। यानी कि लेफ्ट साइड सारी की सारी नेगेटिव और राइट साइड सारी पॉजिटिव। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर +y अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक मापी जाती हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक मापी जाती हैं, मानी जाती है। यानी लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, ऊपर की साइड
धनात्मक, नीचे की तरफ ऋणात्मक। बिंब की दूरी u हमेशा ऋणात्मक होती है क्योंकि उत्तल लेफ्ट साइड रखी जाएगी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। फॉर्मूला यह है दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। v है प्रतिबिंब की दूरी, u बिंब की दूरी, f फोकस दूरी। इसको याद करना महत्वपूर्ण है। आवर्तन गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न वह अपेक्षित विस्तार है जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुरूप अनुपात में व्यक्त किया जाता है। यानी आवर्धन m इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई। तो m इक्वल टू HI/HO, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई। ठीक है, या फिर m इक्वल टू -v/u। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं आवर्धन m इक्वल टू HI/HO इज इक्वल टू -v/u। यदि m ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है, यदि m धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी बनता है। यदि HI इज इक्वल टू HO तो m बराबर 1 होगा आवर्धन, तो प्रतिबिंब का आकार बिंब के बराबर है। यदि H जो इमेज है वो बड़ी है ऑब्जेक्ट से तो प्रतिबिंब बिंब से बड़ा होगा। ठीक है, तो m होगा 1 से ज़्यादा। यदि H इमेज जो है, H ऑब्जेक्ट जो है वो HI छोटा है तो m 1 से छोटा होगा, तो प्रतिबिंब बिंब से छोटा होगा। समतल दर्पण का आवर्धन सदैव +1 होता है। साइन आभासी प्रतिबिंब दर्शाता है, 1 दर्शाता है कि प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर है, यानी 1 का मतलब तो बराबर है। यदि m पॉजिटिव है और 1 से कम है तो उत्तल दर्पण होता है वो, ये आपको याद करने के लिए है। यदि m पॉजिटिव है यानी आवर्धन और 1 से ज़्यादा है तो दर्पण अवतल है। यदि m नेगेटिव है तो दर्पण अवतल है। प्रकाश का अपवर्तन देख लेते हैं अब। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इसी परिघटना को प्रकाश अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश अपवर्तन के कुछ उदाहरण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण स्विमिंग पूल का तल वास्तविक स्थिति से विस्थापित हुआ प्रतीत होता है, यानी कुछ ऊपर की तरफ। पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल वायु तथा पानी के अंतरस्पर्श पर टेढ़ी प्रतीत होती है। कांच के गिलास में पड़े नींबू वास्तविक आकार से बड़े प्रतीत होते हैं। कागज पर लिखे शब्द गिलास स्लैब से देखने पर ऊपर उठे हुए प्रतीत होते हैं। कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। EF आपतित किरण है जो कि अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की तरफ झुक जाती है, NN की तरफ देखो झुक गई है, और जब ये बाहर आती है निर्गत किरण के रूप में GH, तब ये अभिलंब से दूर हो जाती है, क्योंकि सघन माध्यम में अभिलंब की ओर झुकती है और विरल माध्यम में अभिलंब से दूर जाती है क्योंकि प्रकाश की गति बढ़ जाती है। प्रकाश अपवर्तन के 2 नियम हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यम को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। साइन I इज इक्वल टू साइन R स्थिरांक अपवर्तनांक n है माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। n/1 इज इक्वल टू माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक है। n/1 इज इक्वल टू v1 v2। n/12 हो गया माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक n/12 से निरूपित करते हैं। n/12 हो गया v2/v1। निरपेक्ष अपवर्तनांक, यदि माध्यम 1 निर्वात के वायु है तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाएगा। यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाते हैं। n इज इक्वल टू c/v। c हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक है। हीरे का अपवर्तनांक है 2.42। इसका तात्पर्य यह है कि प्रकाश की चाल 1/2.42 गुना कम है और हीरे में निर्वात की अपेक्षा। प्रकाशिक सघन माध्यम 2 माध्यम की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशिक सघन होता है। प्रकाशिक विरल माध्यम 2 माध्यमों की तुलना करते समय कम अपवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशिक विरल माध्यम है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो उसकी चाल धीमी हो जाती है और अभिलंब की ओर झुक जाती है। आप देख सकते हैं विरल माध्यम से जब प्रकाश चला तो अभिलंब की तरफ थोड़ा सा झुक गया सघन माध्यम में आते ही,
और जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब से दूर हट जाती है। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में गोलीय लेंस, दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तल गोलीय हैं, गोलीय लेंस कहलाते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस ये किनारों की अपेक्षा बीच से मोटा होता है, इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस ये बीच की अपेक्षा किनारों से मोटा होता है, इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस के किरण आरेख बनाने के नियम। बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के दूसरी ओर मुख्य फोकस से गुजरेगी। आप देख सकते हैं F2 से होकर गुजर रही है। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होगी, यानी F1 से होती हुई वो मुख्य अक्ष के समांतर होगी। दूसरी तरफ जाके लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। अब हम देख सकते हैं बिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति क्या है। इसमें अगर अनंत पर है वस्तु तो प्रतिबिंब की स्थिति F2 पर होगी, अत्यधिक छोटा, आभासी तथा उल्टा। यदि 2F1 से परे है तो F2 तथा 2F2 के बीच होगी, छोटा, वास्तविक और उल्टा। यदि 2F1 पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी 2F2 पर, यानी समान साइज का बनेगा और वास्तविक तथा उल्टा होगा। यदि F1 तथा 2F1 के बीच में है तो 2F2 से परे बनेगा, विवर्तित बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। फोकस F1 पर है तो अनंत पर बनेगा, अत्यधिक विवर्धित, वास्तविक तथा उल्टा। फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र के O के बीच में है तो जिस ओर बिंब है लेंस के उसी ओर बड़ा, विवर्धित, आभासी तथा सीधा। तो आप ये देख सकते हैं हर स्थिति के लिए जैसे जैसे वस्तु आगे आती जाएगी वैसे वैसे प्रतिबिंब बड़ा होता जाएगा। सिर्फ लास्ट वाली स्थिति में आभासीय, बाकी सभी में वास्तविक तथा उल्टा है। आप सारी स्थितियों को देख सकते हैं। अवतल लेंस के किरण आरेख बनाने के नियम। बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात चित्र में दिखाए गए अनुसार लेंस के उसी ओर स्थित मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होती है। देखो, अगर ऐसे इस तरह से फैलती हुई प्रतीत हो रही है। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गित होगी। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली रेखा प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत होगी, यानी O से सीधा ही निकल जाएगी। बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा अपेक्षित साइज। तो हम बिंब की स्थिति यानी वस्तु अनंत पर है तो फोकस F1 पे बनेगा, अत्यधिक छोटा, आभासी तथा सीधा। अनंत और लेंस के प्रकाशिक केंद्र के पास है तो F1 तथा O के बीच है, छोटा है, आभासी तथा सीधा है। ठीक है, तो ये दो स्थितियां देख सकते हैं। गोलीय लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी। लेंसों के लिए हम गोलीय दर्पण जैसी चिन्ह परिपाटी अपनाते हैं, किंतु लेंस के सभी माप उनके प्रकाशिक केंद्र से लिए जाते हैं। लेंस सूत्र है 1/v - 1/u = 1/f। तो v और u वही है, v है प्रतिबिंब की दूरी और u है वस्तु की दूरी और f है फोकस दूरी। आवर्तन m = प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई h1 ho। m = v/u, तो m = hi यानी इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई। तो v/u से भी निकाल सकते हैं इसको। लेंस की क्षमता। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। लेंस की क्षमता P होती है 1/f। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है 1d = 1 पर मीटर। डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो, मतलब 1 डायोप्टर। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। मानव नेत्र व रंग बिरंगा संसार। अपवर्तन प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय अपने सीधे पथ से मुड़ने की घटना को अपवर्तन कहते हैं। प्रिज्म यह सामान्यतः कांच का बना होता है। इसमें 2 त्रिकोणीय आधार व 3 आयताकार
पार्श्व सतह होती हैं। प्रिज्म कोण, दो निकटवर्ती पार्श्व सतह के बीच का कोण। आप देख सकते हैं दाईं तरफ। प्रिज्म से अपवर्तन, हमने पिछले अध्याय में आयताकार स्लैब से अपवर्तन के बारे में अध्ययन किया है। प्रिज्म से अपवर्तन उससे थोड़ा अलग है। प्रिज्म में निर्गत किरण की दिशा आपतित किरण की दिशा से भिन्न होती है। इस कारण प्रिज्म से अपवर्तन के दौरान एक और रोचक घटना होती है, विक्षेपण। सूर्य का श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म श्वेत प्रकाश को 7 अवयवी रंगों, वॉयलेट यानी कि बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल रंग में विभक्त कर देता है। इस प्रक्रिया को विक्षेपण कहते हैं। पिपग्योर इन रंगों को क्रम से याद रखने की युक्ति है। अवयवी वर्णों का इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम बनने का कारण क्या है? सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों से बना होता है। हर रंग का अपना अलग तरंग दैर्घ्य होता है। सूर्य का श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो उसमें उपस्थित सभी वर्ण अलग अलग कोण पर मुड़कर प्रिज्म से निर्गत होते हैं और हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और यह सबसे कम मुड़ता है। बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है और यह सबसे अधिक मुड़ता है। विचलन कोण = 1 तरंग दैर्घ्य। इंद्रधनुष, यह एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। यह वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का विक्षेपण होने पर उत्पन्न होता है। जल की छोटी बूंदें प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं। जब सूर्य का प्रकाश इन बूंदों में प्रवेश करता है तब अपवर्तित व विक्षेपित होता है। आप देख सकते हैं दाईं तरफ। फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पश्चात पुनः विक्षेपित होकर जल की बूंदों से निर्गत होते हुए इंद्रधनुष का निर्माण करता है। वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। तारों का टिमटिमाना, तारों का प्रकाश जब पृथ्वी के पर्यावरण में प्रवेश करता है तो वातावरण में अलग अलग ऊंचाई पर वायु की सघनता अलग अलग होने के कारण तारों का प्रकाश लगातार अपवर्तित अभिलंब की ओर मुड़ता है, जिसके कारण तारों की आभासी स्थिति तारों की वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर होती है। वातावरण में वायु की स्थिति स्थिर नहीं रहती। वातावरण में वायु सदैव कम या ज़्यादा गति से चलती रहती है। इसी कारण से वायु की सघनता बदलती रहती है, जिससे पृथ्वी पर पहुंचने वाले तारों का प्रकाश कम या ज़्यादा होता रहता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि तारों के टिमटिमाना निम्न 2 कारणों से होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों की आभासी व वास्तविक स्थिति में अंतर, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण पृथ्वी पर पहुंचने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा में निरंतर परिवर्तन। यानी जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश अभिलंब की तरफ झुक जाता है। आप देख सकते हैं कि ये तारा है, इसका प्रकाश जब विरल से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है तो अभिलंब की तरफ झुक जाता है, तो तारा थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। इसी प्रकार सूर्य में भी तो यहाँ दिखाई देगा थोड़ा सा ऊपर। ग्रह इसलिए नहीं टिमटिमाते क्योंकि यह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के अधिक समीप होते हैं और यहाँ से पृथ्वी पर आने वाला प्रकाश की मात्रा औसतन एक समान ही रहती है। अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त, जिस प्रकार तारों की आभासी व वास्तविक स्थिति में अंतर होता है, उसी प्रकार अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त के कारण का भी पता लगाने का प्रयास करें। वही कारण है कि सूरज यहाँ है, जैसे कि सूरज ये इस पॉइंट पे है और जब ये प्रकाश ऐसे चला तो ये अभिलंब की तरफ झुक गया, तो थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा। ठीक है, यानी सूर्य अभी निकला नहीं है लेकिन फिर भी हमें दिखना शुरू हो जाएगा। टिंडल प्रभाव, कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है। प्रकाश का प्रकीर्णन माध्यम में उपस्थित कोलिड के कणों द्वारा प्रकाश का फैलाव प्रकीर्णन कहलाता है। आप देख सकते हैं टिंडल प्रभाव, जैसे कभी धूल बाहर किसी कमरे में प्रकाश किरण जा रही होती है, धूल के कण चमकना शुरू हो जाते हैं, या वनों में आप होके जाते हैं किसी जंगल में, अगर कोई प्रकाश किरण आ रही है अंधेरे से पेड़ के नीचे तो उसमें भी धूल के कण जो होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं। इसको टिंडल प्रभाव कहते हैं।
आकाश का नीला रंग क्यों होता है ये बताते हैं। वातावरण के ऊपरी भागों में गैसों व वाष्प के सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं। ये कण अपने छोटे आकार के कारण सूर्य के प्रकाश में से मुख्यतः नीले प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। इसलिए नीला रंग अधिक मात्रा में हम तक पहुंचता है। ठीक है, क्योंकि नीले रंग की तरंगदैर्घ्य कम होती है तो ये प्रकीर्णन हो जाता है इसका, यानी फैल जाता है और आकाश हमें नीला प्रतीत होता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्तताप प्रतीत होना। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य के क्षितिज के समीप होने कारण सूर्य के प्रकाश की को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। इस दौरान नीले प्रकाश का कुल प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल प्रकाश ही हम तक अधिक मात्रा में पहुंचता है। इस कारण सूर्य हमें रक्तताप यानी कि लाल रंग का प्रतीत होता है। यानी कि सूर्योदय के समय देखो यहाँ से वातावरण है तो इतना वातावरण, सूर्यास्त के समय इतना वातावरण, और दिन के समय सिर्फ इतने वातावरण को पार करना है सूर्य किरणों को। तो जब वो वातावरण से होकर जाती है, जितने ज़्यादा वातावरण से होकर जाएगी यानी एटमॉस्फेयर से, उतना ही ज़्यादा प्रकीर्णन होगा और लाल रंग ही हमें दिखाई देगा। अध्याय 12 विद्युत। विद्युत आवेश एक परमाणु की मौलिक प्रकृति है। परमाणु का गठन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से होता है। हम कह सकते हैं कि आवेश की वजह से परमाणु में बल का अनुभव होता है। आवेश सकारात्मक या नकारात्मक हो सकते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आप ये देख सकते हैं। कूलाम आवेश का ऐसा ही मात्रक है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम ऋणात्मक आवेश होता है। Q इजिकल टू एन ई। यहाँ Q कुल आवेश है, N इलेक्ट्रॉन की संख्या है, E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। या कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 कूलाम आवेश पर N इजिकल टू Q अपॉन E। Q इजिकल टू 1 कूलाम, E इजिकल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ N इज इक्वल टू Q अपॉन E इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18। अतः एक कूलाम हुआ 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। विद्युत धारा, विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र में प्रभावित आवेश की दर के परिणाम द्वारा व्यक्त किया जाता है। यदि किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट से समय t में नेट आवेश प्रभावित होता है, तब उस अनुप्रस्थ काट से प्रभावित विद्युत धारा को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। I इज इक्वल टू Q अपॉन T। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर है। इस मात्रक का नाम आंद्रे मेरी एम्पियर नाम के फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया। 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश से प्रभाव होती है। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम पर सेकेंड। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 1 MA, ये इसका साइन है, और 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर। परिपथ की विद्युत धारा एमीटर नामक यंत्र से मापी जाती है। परिपथ में विद्युत धारा सेल के धन टर्मिनल से सेल के ऋण टर्मिनल तक बल्ब और एमीटर से होकर प्रभावित होती है। विद्युत विभव, किसी इकाई धनावेश Q को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना हो पड़ता है, उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापा जाता है। इसका प्रतीक यह है। एमीटर का प्रतिरोध कम होता है तथा हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है, क्योंकि जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम प्रेषण किया गया था, इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अतः विद्युत धारा को धनावेशों का प्रवाह माना गया। विभवांतर V एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। V इज इक्वल टू W अपॉन Q, ऐसी मात्रक वोल्ट। 1 वोल्ट जब 1 कूलाम आवेश को लाने के लिए 1 जूल का कार्य होता है, तो विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलाम।
वोल्ट मीटर विभवांतर को मापने की युक्ति, इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है तथा हमेशा पार्श्व क्रम में ही जुड़ता है। वोल्ट मीटर का प्रतीक V है, ये आप देख सकते हैं। सेल ये एक सरल युक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखती है। विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक हैं, आप ये देख सकते हैं। विद्युत सेल, बैटरी अथवा सेलों का संयोजन, बंद प्लग कुंजी तथा स्विच, तार संधि, बिना संधि के तार, विद्युत बल, प्रतिरोधक, परिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक, रियोस्टेट कहते हैं जिसे, एमीटर और वोल्ट मीटर। ओम का नियम, किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का तापमान समान रहना चाहिए। V अनुक्रमानुपाती I, V इजिकल टू IR। R एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। अभी डायग्राम देख सकते हैं। विभवांतर, धारा और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी जो V है पोटेंशियल डिफरेंस है, I के यानी कि करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती है। प्रतिरोध यह चालक का वह गुण है जिसके कारण वह प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। ऐसे ही मात्रक इसका ओम है। 1 ओम इजिकल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। जब परिपथ में से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तथा विभवांतर 1 वोल्ट का हो तो प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। धारा नियंत्रक परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे धारा नियंत्रक कहते हैं। वे कारक जिन पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तापमान के समानुपाती होता है तथा पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। विद्युत प्रतिरोधकता 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में से धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वह प्रतिरोधकता कहलाता है। ऐसे ही मात्रक ओम मीटर। प्रतिरोधकता चालक की लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती परंतु तापमान के साथ परिवर्तित होती है। धातुओं व मिश्र धातुओं का प्रतिरोधकता परिसर 10⁻⁻8 से 10⁻⁻6 ओम तक होता है। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं से अपेक्षाकृत अधिक होती है। मिश्र धातुओं का उस तापमान पर शीघ्र ही उपचयन नहीं होता, अतः इनका उपयोग तापन युक्तियों में होता है। तांबा व एल्यूमीनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता कम होती है। प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन, यानी श्रेणी में इनको जोड़ना। जब 2 या 3 प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है तो संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम में कुल प्रभावित प्रतिरोध होता है S इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी सीरीज में सब जुड़ जाएंगे जितने भी होंगे प्रतिरोध। प्रत्येक प्रतिरोधक में से एक समान धारा प्रवाहित होती है तथा कुल विभवांतर व्यष्टिगत प्रतिरोधकों के विभवांतर का योग। V इजिकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V1 इजिकल टू IR1, V2 इजिकल टू IR2, V3 इजिकल टू IR3। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इजिकल टू IR1, IR2, IR3 कॉमन लेने पर आ जाएगा V इजिकल टू IR1, R2, R3, क्योंकि V1 प्लस V2 प्लस V3 है, V है टोटल, तो IR इजिकल टू हो जाएगा IR1 प्लस R2 प्लस R3, तो I से I कैंसिल होगा तो R इजिकल टू हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3, तो तीनों को जोड़ लेंगे। अतः एकल तुल्य प्रतिरोध सबसे बड़े व्यक्तिगत प्रतिरोध से बड़ा है। पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोध। पार्श्व क्रम में प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर उपयोग किए गए विभवांतर के बराबर होता है तथा कुल धारा प्रत्येक व्यष्टिगत प्रतिरोधक में से गुजरने वाली धाराओं के योग के बराबर होती है। I इजिकल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो V अपॉन R इजिकल टू हो जाएगा VR1 VR2 VR3। तो इस तरीके से हो जाएगा 1/R इजिकल टू
1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। एकल तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम पृथक प्रतिरोधकों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। यानी पार्श्वक्रम में ये इस तरह से जोड़ेंगे, ठीक है, उनके व्युत्क्रम जोड़ेंगे, 1 करके जोड़ेंगे और वैसे डायरेक्ट हम जोड़ लेंगे श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना में पार्श्वक्रम संयोजन के लाभ क्या है ये देख लेते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में जब एक अवयव खराब हो जाता है तो परिपथ टूट जाता है, सारे एक के साथ एक लगे, तथा कोई भी अवयव काम नहीं करता। अलग अलग अवयवों में अलग अलग धाराओं की जरूरत होती है। यह गुण श्रेणी क्रम में उपयुक्त नहीं होता क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा एक जैसी रहती है। पार्श्वक्रम संयोजन में प्रतिरोध कम होता है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। यदि एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है तो ये स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में शहित होती है और इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ऊर्जा इज इक्वल टू शक्ति गुणा समय। H इज इक्वल टू P इंटू टी, H इज इक्वल टू VIT और H इज इक्वल टू I² RT, क्योंकि P इज इक्वल टू VI और V इज इक्वल टू IR होता है। H हो गया ऊष्मा ऊर्जा यानी ऊष्मा ऊर्जा, अतः उत्पन्न ऊर्जा हो गई I² RT, जूल का विद्युत धारा का तापन नियम। इस नियम के अनुसार किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। प्रतिरोध के समानुपाती होती है, विद्युत धारा के प्रभावित होने वाले समय के समानुपाती होती है। तापन प्रभाव हीटर, प्रेस आदि में वांछनीय होता है परंतु कंप्यूटर, मोबाइल आदि में अवांछनीय होता है। विद्युत बल्ब में अधिकांश ऊर्जा ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है तथा कुछ भाग प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होता है। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है क्योंकि यह उच्च तापमान पर उपचयित नहीं होता। इसका गलनांक उच्च 3380 डिग्री सी है। बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भरी जाती है जिससे तंतु की आयु में वृद्धि हो जाती है। विद्युत शक्ति ऊर्जा के उपभोक्त होने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका प्रतीक P है। P इज इक्वल टू VI हो गया और P इज इक्वल टू I² R इस तरह से, और या V² R, ठीक है। शक्ति का ऐसे मात्रक है, वाट है, 1 वाट होता है 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट पर आवर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो 1 किलोवाट आवर हो गया विद्युत ऊर्जा की एक यूनिट हो गया। अब कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। शॉर्ट न्यूमेरिकल्स, शॉर्ट क्वेश्चंस। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि टर्म्स वगैरह आप कर लें हर चैप्टर की तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल भी साथ साथ करें तो मैं बताता हूँ कैसे। देखो ये एक सर्किट है, इसमें रेजिस्टेंस मैंने सीरीज में लगा दिया R1 R2 R3, ठीक है। ओम्स का लॉ है V इज इक्वल टू IR। तो R1 R2 R3 अगर सीरीज में लगेंगे तो इनको सिंपल जोड़ लेंगे, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा सिंपल R1 R2 R3 1 2 3 6 ओम। जितने भी हैं इन सबकी वैल्यू को हम ऐड कर लेंगे। V6 गिवन है, बैटरी 6 वोल्ट की है यानी पोटेंशियल डिफरेंस 6 है, ठीक है। अब आपको इसमें I निकालना है यानी कि करंट। अगर आपको बता दिया जाता है कि इसमें करंट फाइंड आउट करना तो I इज इक्वल टू VR, सिंपल 1 एम्पियर आ गया। दो चीज आपको दे रखी है, तीसरी निकालनी, आप तीसरी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस इसका 6 है, गिवन है, ठीक है। 6 पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज गिवन। लेकिन अगर हम अलग अलग रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे ऐसे V1 V2 V3 तो फिर हमें इस फॉर्म को यूज करना पड़ेगा V1 IR1। I तो सब में सेम है, इसका रेजिस्टेंस ले लेंगे IR1, इसका रेजिस्टेंस कितना 1 ओम है तो 1 वोल्ट हो जाएगा V1। इस तरह से V2 है IR2, R2 ले लिया हमने, इसका रेजिस्टेंस कितना 2 ओम ले लेंगे। पर I तो सेम है 1 है, मैंने इस तरह से 1 2 3 हमारे वोल्ट आ चुके हैं। तो V इज इक्वल टू हो जाएगा V1 V2 V3 इज इक्वल टू 6, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इसका आ गया है 6। तो अब आपसे अलग अलग पूछा जाए, एक साथ पूछा जाए, आप बता सकते हैं। ध्यान रखने योग्य ये बात है कि पैरेलल में तो वोल्ट सेम होती है, लेकिन सीरीज में जहां भी रेजिस्टेंस लगा है वहां उसका पोटेंशियल डिफरेंस
डिफरेंट होगा, V1 V2 V3 इस तरीके से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा पैरेलल में कैसे निकालते हैं रेजिस्टेंस और कैसे हम I निकालेंगे उसके बाद करंट की मान। तो पैरेलल में ऐसे ये इस टाइप से पैरेलल आएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस 1 2 3 4 6 12 ओम इसकी वो दे दी गई है वैल्यू ये है, ठीक है। इसको हम टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल इस तरीके से निकाल के रेसिप्रोकल 1/4 1/6 1/12 इस तरीके से जोड़ने का 1/2 आ गया। कैलकुलेशन करने के बाद हमारी 1/2 आ गया, यानी टोटल रेजिस्टेंस हो गया 2 ओम। जब हमारे पास रेजिस्टेंस है, वोल्ट है, V = IR, तो हमने I निकालना। I = क्या हो जाएगा V/R, I = V/R 6 वोल्ट अपॉन 2 रेजिस्टेंस आ गया 2 ओम = 3 एम्पियर, यानी 3 इसका एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट आ गया। चूंकि पैरेलल में हर कंपोनेंट, हर रेजिस्टेंस जो है अलग अलग करंट लेता है, तभी पैरेलल प्रिफर्ड होता है इन हाउसेस में। हीटर अपना अलग करंट ले रहा है, छोटी कोई लाइट है वो अलग करंट ले रही है। मैं समझाता हूँ कैसे। R1 है इधर, R2 R3, अगर यहाँ पे वोल्ट हम लगा दें, वोल्टामीटर, वोल्ट जानने के लिए इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितनी वोल्टेज है, तो वोल्टामीटर लगा दिया तो इनका 6 ही आएगा सारे, चाहे अलग अलग लगा दें चाहे एक साथ लगा दें 6 ही आना है। तो I1 इसका हम यहाँ कितना करंट है ये निकालेंगे। I1 = V/R1, सेम वे I2 V/R2 सेम। अगर इसका हमने निकालना है, इसमें कितना करंट है, I3 = V/R3, V सेम है 6 6 6 सब में। देखो 6/4 = 1.5 एम्पियर, इस वाले में 1.5 एम्पियर आ गया, इस वाले में 1 आ गया, इसमें 6/12 0.5 आ गया। इन तीनों को जोड़ लेंगे हम तो 3 एम्पियर आ गया, 3 एम्पियर आ गया। इधर देख लो 1 = V/R, टोटल ले लिया हमने, टोटल करंट ले लिया, टोटल वोल्टेज ले लिया, टोटल रेजिस्टेंस ले लिया। 6/2 = 3/, V = IR। ओम्स लॉ का यूज करके आप चाहे रेजिस्टेंस जो है पैरेलल हो चाहे सीरीज में हो, आप उनको आराम से कर सकते हैं। अध्याय 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। चुंबक वह पदार्थ है जो लोह तथा लोहयुक्त चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है। चुंबक के गुण। प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। स्वतंत्र रूप से लटकाई हुई चुंबक लगभग उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है, उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा की ओर संकेत करते हुए। चुंबक के क्षेत्र। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का संसूचन किया जाता है, इसका सही मात्रक टेस्ला है। चुंबक के क्षेत्र में परिमाण व राशि दोनों होते हैं। चुंबक के क्षेत्र को दिक्सूचक की सहायता से समझाया जा सकता है। दिक्सूचक की सुई स्वतंत्र लटकी हुई एक क्षण चुंबक होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। क्षेत्रीय रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं तथा दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। पर्वत चुंबक के क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं। 2 रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि यदि वे प्रतिच्छेद करती हैं तो इसका अर्थ है कि एक बिंदु पर 2 दिशाएं हैं जो संभव नहीं है। चुंबक के क्षेत्र की प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। छठ चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र आप देख सकते हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है चुंबकीय रेखाएं, बाहर और अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ। हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड वह पहला व्यक्ति था जिसने पता लगाया कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की ओर संकेत करता है, तो आपकी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएंगी, ठीक है। यानी अंगूठा विद्युत धारा को दिखा रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र को बताएंगी उंगलियां, फिंगर्स। सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर सकेंद्रीय वृत्त द्वारा दर्शाया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम या दिक्सूचक से दी जा सकती है। चालक के नजदीक वाले वृत्त निकट होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र धारा की शक्ति के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1/चालक से दूरी।
यानी दूरी बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र घटेगा और धारा की शक्ति बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। इसका अर्थ यह है। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। जब हम तार से दूर जाते हैं तो वृत्त निरंतर बड़े होते जाते हैं। विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर सरल रेखा जैसे प्रतीत होने लगती हैं। पास के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होती है। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक। चुंबकीय क्षेत्र चालक में से प्रभावित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती है। चुंबकीय क्षेत्र 1/चालक से दूरी के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि दूरी के व्युत्क्रमानुपाती हुआ। चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के फेरों की संख्या। चुंबकीय क्षेत्र संयोजित है। प्रत्येक फेरे का चुंबकीय क्षेत्र दूसरे फेरे के चुंबकीय क्षेत्र में संयोजित हो जाता है, क्योंकि विद्युत धारा की दिशा हर वृत्ताकार फेरे में समान है, यानी जितने फेरे होंगे उतने ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। परिनालिका आसपास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबकीय जैसा होता है, यानी बाहर नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है तथा समांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा परिनालिका के बाहर उत्तर से दक्षिण और परिनालिका के अंदर दक्षिण से उत्तर। परिनालिका का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे को चुंबक बनाने में किया जाता है। विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में अंतर देख लेते हैं। विद्युत चुंबक यह अस्थायी चुंबक होता है तथा आसानी से चुंबक समाप्त हो सकता है। आसानी से चुंबक समाप्त नहीं किया जा सकता स्थायी चुंबक में। इसकी शक्ति बदली जा सकती है। शक्ति निश्चित होती है। ध्रुवीयता बदली जा सकती है, यानी साउथ का नॉर्थ और नॉर्थ का साउथ किया जा सकता है। ध्रुवीयता नहीं बदली जा सकती। प्रायः अधिक शक्तिशाली होते हैं, प्रायः कमजोर चुंबक होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर आंद्रे मेरी एम्पियर ने प्रस्तुत किया कि चुंबक भी किसी विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करती है। चालक में विस्थापन उस समय अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लंबवत होती है। विद्युत धारा की दिशा बदलने पर बल की दिशा भी बदल जाती है। एक एल्युमिनियम की छड़ AB लीजिए। छड़ AB को संयोजक तारों द्वारा स्टैंड से इस प्रकार लटकाया कि वह क्षैतिजित रहे। एक प्रबल असुनाल चुंबक NS का मतलब नॉर्थ और साउथ को ऊर्ध्वाधर इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि छड़ AB चुंबक के ध्रुव के बीच में हो। इस प्रकार चुंबक को उत्तरी ध्रुव N, छड़ के नीचे एक दक्षिण ध्रुव S छड़ के ठीक ऊपर हो। इस व्यवस्था से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपरी मुखी यानी ऊपर की ओर अर्थात ऊपर की ओर होती है। एक एल्युमिनियम की छड़ AB को बैटरी कुंजी और परिवर्ती प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित कीजिए ताकि छड़ AB में विद्युत धारा B से A की ओर प्रवाहित होने लगे। प्रेक्षण यह है कि छड़ AB में विद्युत धारा प्रभावित करने पर छड़ बाएं ओर विस्थापित हो जाती है। निष्कर्ष यह दिखाता है कि एल्युमिनियम की छड़ पर यांत्रिक बल लगने के कारण वह विस्थापित हो जाती है और इस विस्थापन की दिशा फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम के अनुसार है। इसको हम डिस्कस करेंगे। धारा की दिशा में परिवर्तन का प्रभाव। बैटरी को पुनः इस प्रकार संयोजित कीजिए कि कुंजी में प्लग डालने पर एल्युमिनियम छड़ AB में धारा A से B की ओर प्रभावित हो रही है, यानी उल्टा कर देंगे धारा को, विद्युत धारा को। प्रेक्षण छड़ AB दाईं ओर विस्थापित हुई। चालक में धारा की दिशा उत्क्रमित करने पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल की दिशा भी उत्क्रमित होती है। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। अपने हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रभावित धारा की दिशा की ओर संकेत करती है तो अंगूठा चालक की गति की दिशा या बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। आप ये देख सकते हैं। मानव शरीर के हृदय व मस्तिष्क में महत्वपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र होता है। MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन का प्रयोग करके शरीर के भीतरी अंगों के प्रतिबिंब प्राप्त किए जाते हैं। गैल्वेनोमीटर एक ऐसी युक्ति है जो परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है या धारा की दिशा को भी संसूचित करता है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। जब किसी चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है
तो चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है। यह धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है तथा यह परिघटना वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा कहलाती है। क्रियाकलाप 1, जब चुंबक को कुंडली की तरफ लाया जाता है, गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप विद्युत धारा की उपस्थिति को इंगित करता है। जब चुंबक को कुंडली के निकट स्थिर अवस्था में रखा जाता है तो कोई विक्षेप नहीं होता। जब चुंबक को दूर से लाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप होता है, परंतु पहले के विपरीत। और क्रियाकलाप दूसरे में हम देखते हैं, हमने कुंडली 1, कुंडली 2 इस तरह से हमने लगा दी। प्राथमिक कुंडली स्विच ऑन किया जाता है, ठीक है। तो द्वितीयक कुंडली में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप होता है। स्थायी विद्युत धारा जब बहती है तो कोई विक्षेप नहीं होता। द्वितीयक कुंडली में स्विच ऑफ किया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप परंतु पहले के विपरीत ही होता है। फ्लेमिंग दक्षिण हस्त नियम। अपने दाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। यदि तर्जनी चुंबक के क्षेत्र की दिशा को तथा अंगूठा चालक की दिशा की गति की ओर संकेत करता है तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है, ठीक है। अंगूठा चालक की गति, तर्जनी चुंबक के क्षेत्र और मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस तरह से दिखा रही है। यह नियम जनरेटर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत है और प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के काम आता है।